इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक नए चैप्टर के ऊपर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP 1991, जिसके अंदर हम बात करेंगे LPG के बारे में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कॉमनली नोन एज न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में आप लोग क्लास 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने क्लास 8th में इसके बारे में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। तो चलिए आज बात करते हैं इस चैप्टर के ऊपर जो कि क्लास 12th के अंदर इंक्लूड किया गया है। सबसे पहली बात, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम उन इकोनॉमिक डिसीजंस को कहते हैं या उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कहते हैं जो हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को थोड़ा तेज करने के लिए लिए जाते हैं। अगर हमारी कंट्री की ग्रोथ या डेवलपमेंट का जो रेट है वो थोड़ा कम लग रहा है हमें, और सरकार को ऐसा लगता है कि अब इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो सरकार वो डिसीजंस लेती है और उन डिसीजन को हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही ऐसे कुछ डिसीजंस लिए थे शुरू में 1990s के, जब एक इकोनॉमिक क्राइसिस भारत के अंदर आ चुकी थी। ये जो हमने रिफॉर्म्स करे थे इनको नाम दिया गया LPG यानी लिबरलाइजेशन। ये लाइसेंसिंग की जगह लिबरलाइजेशन किया गया था। प्राइवेटाइजेशन, जो कोटा सिस्टम लगा हुआ था, अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लाइसेंसिंग, कोटा और परमिट्स का मतलब समझ में यहाँ पर नहीं आएगा। तो आप पहले हमारी पिछली वीडियोस देखिए जिसके अंदर हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करी है, इकोनॉमी के बारे में बात करी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में बात करी है। तो आप पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो वापस आते हैं इस वीडियो के ऊपर। लाइसेंसिंग के जगह पर हम लिबरलाइजेशन लेकर आए, कोटा सिस्टम की जगह पे प्राइवेटाइजेशन लेके आए, और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए बार बार हमें सरकार से परमिट्स लेने पड़ते थे, बहुत सारी ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, इस चीज़ को हटा के हमने क्या लेके आए, ग्लोबलाइजेशन लेके आए। बात करते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों थी भारत के अंदर। तो कुछ कारण थे, जिसका सबसे पहला कारण था क्या, हाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कितना ज़्यादा उधार ले लेती है, क्योंकि सरकार के पास अपने खर्चे पूरे करने के लिए उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है एक साल में, इसलिए सरकार वो खर्चे पूरे करने के लिए उधार लेती है। इसे हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। हमारी कंट्री के अंदर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और ज़्यादा बढ़ा हुआ फिस्कल डेफिसिट बहुत ख़राब होता है क्योंकि उससे कंट्री के अंदर महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। और वर्ल्ड बैंक जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर हमारी कंट्री की जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो फेथ होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ भारत में हुआ। भारत में 1881 में 1981-82 में हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो 5.4% था हमारे GDP के, लेकिन अगले ही 10 सालों में 1991 में ये बढ़कर 8.4% तक हो गया, यानी 3% से बढ़ गया। जो 90s की जो क्राइसिस थी ना, वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर कंट्री के अंदर, जो छोटी डेवलपिंग कंट्री थी उस पर उसने इफेक्ट कराया, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसका भारत के अंदर पड़ा था। साथ में एक BOP क्राइसिस भी थी। BOP का मतलब होता है कि जो आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उसमें आप कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पेमेंट का बैलेंस बताता है। हमारी कंट्री के पास क्या था, हमारी कंट्री के पास जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो हम दूसरे जो कंट्रीज़ थी वर्ल्ड की, उनसे बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स कर रहे थे। हमारे GDP का 23% तक वो उतना ज़्यादा हो गया था। तो इस क्राइसिस से बाहर निकलने का, बाहर की कंट्रीज़ को पैसा पे करने का एक ही तरीका था, और वो क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना। इसलिए हमें वो लानी पड़ी। साथ में जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे बहुत ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि आपने ऊपर देखा कि जो हमारा डेफिसिट है, BOP क्राइसिस है, मतलब जो पेमेंट्स हमें बाहर देनी है वो ज़्यादा हो चुकी हैं। अब दूसरी कंट्री के अंदर हम अपनी करेंसी में तो पेमेंट करेंगे नहीं, उसी कंट्री की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती थी। तो इसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ख़त्म होने पे आ गया। ख़त्म होने पे क्या आ गया, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हमारे पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी किसी दूसरी कंट्री की करेंसी नहीं बची थी जिसमें हम अपने आने वाले 10 दिन के इंपोर्ट बिल्स को पे कर पाएँ। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने एक हमारे पर शर्त लगी कि वो हमें इस क्राइसिस से तब बाहर निकालेगा जब भारत अपना सारा गोल्ड रिजर्व कहाँ रख देगा, वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रख देगा। तभी वो हमें जो हमारी डेट की ऑब्लिगेशंस थी उनसे थोड़ा सा डिस्चार्ज करेगा, थोड़ा सा बरी करेगा। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने हमारी हेल्प करी, हमारा सारा सोना गिरवी रख के, मॉर्गेज रख के। कंट्री के अंदर महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। कंट्री के अंदर इन्फ्लेशनरी स्पायरल आ चुका था। 1991 से 3 साल पहले 1988 से लेकर 1991 तक भारत में बहुत अच्छा मानसून हुआ था, कोई सूखा नहीं पड़ा था, अच्छी खासी फसल हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी
चीज़ों का प्राइस बढ़ता जा रहा था, और वो इसलिए था क्योंकि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा थी, लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था। तो जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कंट्री के अंदर जो मनी की वैल्यू होती है ना, वो बहुत थोड़ी सी कम कह सकते हैं कि कम हो जाती है या इनएफिशिएंट हो जाती है। चाहे लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसके हिसाब से प्राइसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं कि जो उनकी रियल इनकम निकल कर आती है वो ज़्यादा अच्छी निकल कर नहीं आती। कंट्री के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा क्यों हो गई थी? हमने पढ़ा हाई फिजिकल डेफिसिट की वजह से। जी हाँ, सरकार बहुत ज़्यादा लोन ले चुकी थी, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई आ गई, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। और इन्फ्लेशन, जो ये महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, इसी ने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो और ज़्यादा लोन ले। गवर्नमेंट ने और ज़्यादा लोन लिए, इससे फिर से महंगाई बढ़ गई, और महंगाई बढ़ने से गवर्नमेंट ने फिर से लोन लिया। तो ये कि आप देखते एक सर्कल सा बन जाता है, आप देख सकते हैं इसको, कि लोन लेने की वजह से महंगाई बढ़ी और महंगाई बढ़ने की वजह से सरकार ने लोन लिए। तो ये भी कुछ कारण था जिसकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया। साथ में जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, जिन्हें हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे थे। वो कोई भी प्रॉफिट कमा के नहीं दे रहे थे, बहुत लॉस में चल रहे थे। सरकार ने उनके अंदर हज़ारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, जो कि बिल्कुल ही ख़राब होती दिखाई दे रही थी। तो उनको इससे बचाने के लिए प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये कारण थे कि कंट्री के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाई गई और वो क्यों लानी ज़रूरी थी। बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के सबसे पहले एलिमेंट लिबरलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ लिबरलाइजेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या होता है लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो भी सरकार ने आपके ऊपर डायरेक्ट या फिजिकल कंट्रोल्स लगाए हुए थे उनको हटा देना, मतलब आपको लिबरल कर देना, आपको फ्री कर देना। 1991 से पहले हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था कि इंडस्ट्री के ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की जो पॉलिसी हमने लगाई थी वो क्या थी? फॉरेन ट्रेड के ऊपर हम कितना ज़्यादा कंट्रोल रखती थी भारत सरकार, प्राइवेट सेक्टर को कितना कम काम करने दिया जाता था, सरकार ने अपनी इंडस्ट्री रिजर्व कर रखी थी। तो ये सारी चीज़ों से हमने क्या करा, हमने प्राइवेट सेक्टर को मुक्त कर दिया। सरकार ने ये सारे अपने जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको वापस खींच लिया। 1991 में सरकार इंडस्ट्री लाइसेंसिंग के ऊपर कंट्रोल रखती थी, प्राइस कंट्रोल रखती थी, इंपोर्ट लाइसेंस के ऊपर रखती थी, इंडस्ट्री को लगाने के ऊपर कंट्रोल था, इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के ऊपर कंट्रोल था। बहुत तरह तरह के कंट्रोल्स थे जिसको हटाया गया। इन्हीं कंट्रोल्स की वजह से कंट्री के अंदर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, बहुत एक लार्ज स्केल में बढ़ता गया, और GDP की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो गवर्नमेंट ने यही देखा कि लिबरलाइजेशन ही एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम इन सबको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब चीज़ें मार्केट फोर्सेस के हाथ में होती है ना, डिमांड और सप्लाई के हाथ में होती हैं, तो वहाँ सरकार या सरकार के लोग अपना उल्लू सीधा नहीं कर पाते, अपना वहाँ पे मोटिव नहीं लगा पाते। क्योंकि फिर तो जो मार्केट चलेगी वो डिमांड और सप्लाई के दोनों के उसके क्या कहते हैं, हम एक दोनों बैलेंस पर चलेगी। लिबरलाइजेशन का मतलब आपने समझ लिया कि जो भी सरकार के कंट्रोल्स थे उनको वापस हटा लेना। अब देखते हैं लिबरलाइजेशन के अंदर रिफॉर्म्स क्या किए गए। सबसे पहले किए गए इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी उसको ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ लिकर, सिगरेट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स और डेंजरस केमिकल्स ही सरकार ने अपने पास रखे, और आज भी इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ सरकार के पास है। सरकार ने इनको भी थोड़ा प्राइवेटाइज करना अब शुरू किया है। 1991 में सरकार ने इन 5 सेक्टर्स को अपने पास ही रखा, और बाकी जितने भी सेक्टर्स थे वो सबके लिए ओपन कर दिए गए। उनके लिए कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दूसरा, पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन किया गया। लिबरलाइजेशन के अंदर बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनका जो वर्किंग एरिया था वो सिर्फ सरकार के लिए ही रिजर्व था। सरकार ने उस नंबर को गिराकर 8 कर दिया। पहले 18 था, उसको गिराकर 8 कर दिया गया। 2010-2011 के अंदर कांग्रेस सरकार ने सिर्फ रेलवेज और एटॉमिक एनर्जी को ही अपने पास रखा, यानी इस जो नंबर था 8, इसको गिराकर 2 कर दिया गया। और ये आज भी एटॉमिक एनर्जी और रेलवेज, इंडियन रेलवेज, ये सिर्फ सरकार ही इनमें काम कर सकती है, और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को रेलवेज या एटॉमिक एनर्जी के अंदर आने का अभी यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई है। साथ में करा गया डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ही रिजर्व कर दिया गया था कि बस इस एरिया में यही काम करेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही काम करेगी। तो ऐसे जो रिजर्व्ड एरिया थे उनकी डी रिजर्वेशन करी गई। वहाँ पे अब बड़ी फर्म्स भी आकर काम कर सकती हैं। साथ में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया गया। जब लाइसेंस को हटा दिया गया, लाइसेंसिंग से फ्रीडम हो गई, तो प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। अब जिन एरियाज़ के अंदर सरकार उनको पहले लाइसेंस नहीं दे रही थी, अब वहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, वो उसको प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे उन्हें क्या बनाना है और कितना बनाना है, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस,
ये कौन डिसाइड करेगा? प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा मार्केट की सिचुएशंस को ध्यान में रखकर। साथ में इंपोर्ट करना जो था कैपिटल गुड्स का, उसके ऊपर फ्रीडम दे दी गई। लिबरलाइजेशन के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट को ये भी फ्रीडम दी गई कि वो बाहर की दूसरी कंट्रीज से मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सके, ताकि भारत के अंदर जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। दूसरा किया गया यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर आता है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, साथ में आता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इन तीनों सेक्टर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करे गए लिबरलाइजेशन के दौर में। उसके बाद आरबीआई, इससे पहले एक रेगुलेटर हुआ करता था, आरबीआई पूरे कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को चलाता था, वही कंट्रोल करता था। प्राइवेट बैंक्स को ज़्यादा इजाज़त कुछ नहीं थी, कमर्शियल बैंक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, बाहर दूसरे देशों के बैंक भारत में आगे काम नहीं करते थे। इस चीज़ को ख़त्म किया गया, आरबीआई को एक फैसिलिटेटर बनाया गया। मतलब फैसिलिटेटर का मतलब है कि बस वो सहायता करेगा, कंट्रोल नहीं करेगा। कमर्शियल बैंक हो गए, प्राइवेट कमर्शियल बैंक हो गए, प्राइवेट इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये अब फ्रीली भारतीय मार्केट के अंदर काम करेंगे। पहले आरबीआई इंटरेस्ट रेट फिक्स करता था, अब आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं करेगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि बैंक सही तरीके से काम करें। इंटरेस्ट रेट कौन फिक्स करेगा? अब कमर्शियल बैंक खुद फिक्स करेगा। किसके ऊपर डिपेंड होके? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, मतलब भारत के शेयर जब बाहर की कंट्रीज खरीदती हैं, पहले ये अलाउड नहीं था। पहले कोई विदेशी कंट्री या कोई विदेशी कंपनी भारत के अंदर आके शेयर्स नहीं खरीद सकती थी। 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद इसको भी अलाउ किया गया। मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स भारत में आने लगे। बोथ प्राइवेट जो बैंक्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हों चाहे वो इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक्स हों, कमर्शियल बैंक्स हों, उनको भारत के अंदर काम करने की आज़ादी दे दी गई लिबरलाइजेशन के अंदर। बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ टफ ऐसा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स के बारे में। फिस्कल रिफॉर्म्स का मतलब कि गवर्नमेंट की इनकम यानी रेवेन्यू और गवर्नमेंट के खर्चों के बारे में, इसमें भी रिफॉर्म्स करे गए। यानी टैक्स रिफॉर्म, यहाँ पे सबसे मेन क्या है? टैक्स रिफॉर्म। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर यहाँ पे रिफॉर्म करे गए। पहले जो टैक्स का जो सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा जटिल था, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन 1991 के बाद वर्ल्ड बैंक और ऐसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने ये देखा कि भारत के अंदर जो टैक्स का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिगुअस है, बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा बुरा है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसको इजी करा गया ताकि वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से कंपनीज भारत के अंदर आएँ तो उनको टैक्स सिस्टम समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो टैक्सेस दो तरीके के यहाँ पर हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन आप दूसरे लोगों के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे इनकम टैक्स। अगर आपकी इनकम है तो इनकम टैक्स भी आपको ही पे करना पड़ेगा, आप किसी और के ऊपर उस बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। वहीं दूसरे टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिनका बर्डन आप दूसरे लोगों के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी। लिबरलाइजेशन ने जो आज का जो करंट टैक्स सिस्टम है ना, ये बहुत बड़ी देन है लिबरलाइजेशन की। 2000 अगर हम 16 से पहले की बात करें, जब जीएसटी लागू हुआ, 17 से पहले की सॉरी, तो हम ये देख सकते हैं कि जो उस टाइम का जो टैक्स सिस्टम था काफ़ी इजी टैक्स सिस्टम था, जो किसकी देन है? लिबरलाइजेशन की देन है। और आज तो वन नेशन वन टैक्स के बारे में बात हो रही है, जीएसटी के बारे में बात हो रही है। सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो पहले 5 तरह के होते थे उनको ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी बना दिया गया है। तो जो टैक्स सिस्टम है वो और काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता आ रहा है। साथ में जो बात करते हैं इस चैप्टर के लिबरलाइजेशन के लास्ट टॉपिक में, लिबरलाइजेशन करी गई एक्सटर्नल सेक्टर में भी। जी हाँ, एक्सटर्नल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स करे गए। इसमें 2 रिफॉर्म्स आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रिफॉर्म्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रिफॉर्म्स। 1991 में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म शुरू करे, जब भारत के रुपए को डी वैल्यू कर दिया गया। जी हाँ, सरकार ने जानबूझ के इसको डी वैल्यू करा। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि इंडिया का जो रुपी है, जो हमारी करेंसी है, वो वर्ल्ड की दूसरी करेंसी के मुकाबले, फॉर एग्जांपल यूके के पाउंड या फिर अमेरिका के डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दी गई। इसका मतलब ये था कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, इनको हमारी कंट्री से सामान खरीदना सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अब $1 के लिए मुझे ज़्यादा रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। तो इससे क्या हुआ? इससे इंडिया के जो डोमेस्टिक गुड्स थे, जो डोमेस्टिक सर्विसेज थी, उनका इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया। और जब इंपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया तो बाहर की कंट्रीज़ ने हमें फॉरेन एक्सचेंज देना शुरू कर दिया और हमारे फॉरेन एक्सचेंज दोबारा बिल्डअप होने शुरू हो गए। हमने वीडियो के शुरू में देखा है कि कितने कम हो गए थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज, तभी तो हमें एनईपी करने की ज़रूरत पड़ी, तभी तो हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये इसको हमने यहाँ पे ऐसे ठीक किया।
आज के टाइम पे जो भारत की जो फॉरेन ट्रेड है उसमें जो एक्सचेंज रेट होता है, यानी जिस रेट पे एक करेंसी दूसरी करेंसी के अंदर चेंज होगी, आज इसको सरकार डिसाइड नहीं करती है, ये डिसाइड किया जाता है मार्केट फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, तो करेंटली जो एक्सचेंज रेट का जो सिस्टम है दैट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उनका फ्री प्ले होता है तब डिसाइड होता है। बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। जो टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि आप सामान बाहर बेचेंगे तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, बाहर से मंगाएंगे तो इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी, इनको हटाया गया। बहुत आइटम्स के ऊपर इनको मॉडरेट करा गया, कम करा गया, और कुछ आइटम्स तो ऐसे थे जिनके ऊपर इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, बिल्कुल फ्री ट्रेड कर दी गई। साथ में जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो पॉलिसी थी कि हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, वही सेम चीज़ अपनी कंट्री के अंदर बनाएंगे, इसको ख़त्म करके ये कहा गया कि आपकी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर भी काम करेगा और ग्लोबल प्रोड्यूसर भी काम करेगा, और जो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी देगा, यानी जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, उसी का सर्वाइवल होगा। दैट मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ पर गेम लाया गया। साथ में सिस्टम ऑफ द जो कोटा और टैरिफ का जो सिस्टम था, जिसके अंदर हम बात करते थे कोटा और टैरिफ के बारे में कि सरकार कितना बनाएगी और कितना टैक्स लगेगा, इसको भी मार्केट के द्वारा हटाया गया, मार्केट कंपटीशन लाया गया। एफिशिएंसी को मेन स्टैंडर्ड यहाँ पर बनाया गया, क्वालिटी को मेन ध्यान दिया गया। तो यही थी हमारी आज की वीडियो।